ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने डेरिवेशन देख लिया था अपना, ठीक है, स्कूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी निकाल लिया था और एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। आज हमारा टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ ए जॉइंट, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ए जॉइंट। ठीक, तो जो सिलेंड्रिकल सेल हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बॉयलर्स की, ठीक है, या कंप्रेस एयर रिसीवर्स की, ठीक है, उसमें मेनली दो टाइप के ज्वाइंट यूज होते हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और सरकमफ्रेंशियल ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी सिलेंडर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सिंगल पीस से ही नहीं बन जाएगा, सिंगल पीस ऑफ मटेरियल से ही नहीं बनेगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ज्वाइंट्स होंगे, ठीक है, जिससे हम दो पार्ट को ऐड करेंगे। ठीक, तो वो ज्वाइंट हमारे दो टाइप के होते हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और सरकमफ्रेंशियल ज्वाइंट। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि कैसे करते हैं। इन केस ऑफ ज्वाइंट, होल्स आर मेड इन मटेरियल ऑफ द सेल फॉर द रिवेट। ठीक है, होता क्या है कि जो सेल का मटेरियल होता है उसी में हम होल बनाते हैं और फिर उसको रिवेटिंग करके हम दो सिरे को जोड़ते हैं, ठीक है, रिवेटिंग करते हैं। अब जब हम मटेरियल में होल बना देते हैं तो होता क्या है, ड्यू टू होल्स द एरिया ऑफरिंग resistance decreases. Due to decrease in area, the stress developed in the material of the cell will be more. ठीक है, होता क्या है देखें कि क्या करते हैं, हम होल बनाते हैं उसी में, मटेरियल में ही, ठीक है, जो सेल का मटेरियल होता है। ठीक, अब उसमें फिर क्या होता है कि हम रिवेटिंग करते हैं। अब जब होल बनाते हैं तो उस एरिया में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उस एरिया में क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है मटेरियल में। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया की वैल्यू अगर घट रही है उधर, ठीक है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब हो क्या रहा है वहां पे, हेंस इन केस ऑफ रिवेटेड सेल द सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर ग्रेटर देन व्हाट आर कैलकुलेटेड बाय सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वेशन। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की इक्वेशन से जो हमारी वैल्यू आ रही थी, जो हम पीडी अपन 2t पीडी अपन 4t निकाल लेते, और हमें सिग्मा 1 यानी कि हुक स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और सिग्मा 2 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो हमें मिल रहा था, उसकी वैल्यू और ज्यादा आने लगेगी। ठीक है, वहां पे तो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उस ज्वाइंट का क्या इफिशियंसी है। If the efficiency of a longitudinal joint and circumferential joint are given, then the circumferential and longitudinal stress are obtained as। देखिए, efficiency of joint मतलब जो ज्वाइंट हमारा था, या तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है या तो सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट है, उसकी इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, कोई भी चीज 100% इफिशियंट नहीं होती है, हम सबको पता है। ठीक है, तो उस कितना इफिशियंट है हमारा ज्वाइंट, ठीक है, उस पे हमारा डिपेंड करेगा कि वहां पे कितना हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक, देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि ईटा एल इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और ये इफिशियंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाले के लिए हमारा एल सफिक्स में रहता है और इसके लिए सी सफिक्स में होता है। ठीक, तो अब देखिए क्या चेंजेस होंगे हमारे फॉर्मूले में। सिंपल से चेंजेस हैं। देन सिग्मा 1 इज गिवन एज सिग्मा 1 इक्वल टू पीडी अपॉन 2t और मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ एयर। ठीक है, और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या होगा, पीडी अपॉन 4t मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल। ठीक है, अगर इस फार्मूले में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, दिख ये रहा है कि अगर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट के या सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट का, ठीक है,
अगर हमारा जो 100% अगर इफिशियंसी हो जा रही है, ठीक है, क्या हो जा रही है, 100% इफिशियंसी हो जा रही है, तो हमारा फार्मूला जो है वो सेम आ जा रहा है। ठीक, हमारा फार्मूला जो है वो सेम हो जा रहा है। PD/2T आ जाएगा सर्कमफ्रेंशियल के लिए, और PD/4T आ जाएगा किसके लिए, हमारा लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो अभी। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अगर फार्मूला देख रहे होगे आप, ठीक है, तो PD/2T इंटू इफिशियंसी ऑफ L एंड PD/4T इंटू इफिशियंसी ऑफ C, ये σ1 और σ2 का हमारा जो है ये आ गया फार्मूला। ठीक, अब देखिए, अब हम कर रहे हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि σ1 इक्वल टू आया PD/2T इंटू इफिशियंसी ऑफ L एंड σ2 इक्वल टू PD/4T इंटू इफिशियंसी C। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं अगर, तो हमें कुछ दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे, बताओ, कुछ अलग दिख रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। ये σ1 हमारा क्या था, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, और σ2 हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। किसी को दोनों इक्वेशन में कुछ अलग दिख रहा है? सर कोफिशिएंट नीचे, एक हाँ, में 2 एक में 4। सर वो तो फार्मूले सर में एक ही में है। एच है, एक में एस है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इस सर्कमफ्रेंशियल वाले में हमने लॉन्गिट्यूडनल इफिशियंसी यूज किया है, और इस लॉन्गिट्यूडनल वाले में हमने क्या, सर्कमफ्रेंशियल इफिशियंसी यूज किया है। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इन लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज डेवलप, whereas in circumferential joint the longitudinal stress is developed। उल्टा होता है, ठीक है ना, अगर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है तो वहां पे σ1 मिलेगा, ठीक, अगर सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट है तो वहां पे σ2 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम कहीं बात कर रहे हैं कहीं पे इफिशियंसी ऑफ ए ज्वाइंट मींस इफिशियंसी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, अगर कहीं पे सिंपल लिखा हुआ इफिशियंसी ऑफ ए ज्वाइंट, मतलब ये है इफिशियंसी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है, क्या है, σ1 इक्वल टू PD/2T इंटू इफिशियंसी ऑफ L, और σ2 इक्वल टू PD/4T इंटू इफिशियंसी ऑफ C। ठीक है, अब देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल हमने क्यों इसी टॉपिक पे लिया हुआ है। न्यूमेरिकल कह रहा है, एक ए बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल स्टीम प्रेशर ऑफ 2 Newton per millimeter square, the thickness of boiler plate is 2.6 centimeter and permissible tensile stress is 120 Newton per millimeter square. Find out the maximum diameter when efficiency of longitudinal joint is 90% and circumferential joint is 40%। ठीक है, देख लिया न्यूमेरिकल क्या क्या दिया है, इंटरनल स्टीम प्रेशर दे दिया 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मैक्सिमम डायमीटर पूछा है कितना हो सकता है बॉयलर का, और लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट की एफिशिएंसी दिया है 90% और सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट की कितना दिया है 40%। ठीक है, जितनी भी वैल्यू गिवन है वो लिख लीजिए, सिंपल। इंटरनल प्रेशर P हमारा दिया हुआ था 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, थिकनेस ऑफ बॉयलर T दिया था हमारा 2.0 सेंटीमीटर, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया था 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सेंटीमीटर को भी आप मिलीमीटर में चेंज करना चाहें तो ही चेंज कर सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ L,
ठीक है, या ईटा एल, जो लॉन्गिट्यूडनल इफिशियंसी दिया हुआ है वो 90% दिया हुआ है, और जो सरकमफ्रेंशियल इफिशियंसी दिया है वो 40% दिया है। ठीक है, इसको हमने सिंपल चेंज किया है तो 90% का आ गया 0.90, ठीक है, 40 का आ गया 0.40, 1 पे। अब हम कह रहे हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस मतलब क्या, कि वो किसी भी ज्वाइंट पे हमारा या तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा या हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, जहां पे भी हम जिसके भी लेंगे वो वैल्यू हमारी परमिसिबल वाली होगी वहां पे। ठीक है, परमिसिबल का मतलब हम इतना ही लगा सकते, इतना ही होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अपने मैक्सिमम डायमीटर की, किसमें, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा अगर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस देखें, कंसीडर करें, तो हमें पता है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, पीडी अपॉन 2t मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। ध्यान रखिएगा उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, सिग्मा 1 इक्वल टू पीडी अपॉन 2t मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। तो सिग्मा 1 यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस कितना था, 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी थी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 2। ठीक है, डी हमें निकालना है, ठीक है, डी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 2 को ऐसे 2 रख लिया हमने, और देखो टी, टी यानी कि थिकनेस कितना है, 2 है, सेंटीमीटर में कितना था देख लो यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर था, तो उसको हमने सेंटीमीटर में ही रखा है। अगर आप मिलीमीटर में चेंज करना चाहिए तो 20 रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इफिशियंसी ऑफ एल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल इफिशियंसी हमारी कितनी आई थी, 0.90। याद रखिएगा उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, कल ही बताया था कि टी और डी की एक में रख लो यूनिट, और सिग्मा और पी की यूनिट एक में रख लो, क्योंकि पी और सिग्मा वाली यूनिट कैंसिल होगी, डी और टी वाली यूनिट कैंसिल होगी। ठीक है, तो पी और सिग्मा को मैंने सेम यूनिट में रख लिया, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, और टी और डी को मैंने रख लिया सेंटीमीटर में। मैं चाहूँ तो मिलीमीटर में भी कर सकता, तो मिलीमीटर में ही हमारी डी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे टी की वैल्यू सेंटीमीटर में, तो डी की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर दिए थे, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे, इन सबको इधर ले आए, 2 को नीचे ले आए, d इक्वल टू क्या आ गया, 216 216.0 सेंटीमीटर, d की मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, सेम तरीका हम करेंगे अपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, कि मैक्सिमम डायमीटर इस पे कितना आ रहा है हमारा, इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे, तो सिग्मा 2 की वैल्यू हमें पता ही है, परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, 120। इससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा हमारी परमिसिबल नहीं है। ठीक है, P की वैल्यू 2 हमें पता ही है, ये 4 है, T की वैल्यू हमें 2.0 पता है, और सरकमफ्रेंशियल इफिशियंसी कितनी दी हुई है, 0.4। देखो ये लॉन्गिट्यूडनल हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल में हमें सरकमफ्रेंशियल इफिशियंसी ले रहे हैं। ठीक है, डी की वैल्यू यहां से सब इधर कर दो, इसको नीचे लाओ, डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी कैलकुलेशन में, 192 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले से क्या आया था, 216, दूसरे वाले से क्या आया, 192, 192। ठीक है, अब हमें पता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो डी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो डी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डी जितना कम रहेगा स्ट्रेस हमारा उतना ही कम इंड्यूस होगा। ठीक है, डी जितना कम रहेगा स्ट्रेस हमारा उतना ही कम इंड्यूस होगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि डी की दोनों वैल्यू जो आई है उसमें से मिनिमम वैल्यू हमारा जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 192 वाली ही आई थी, हेंस वी यूज मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बॉयलर। ठीक है, बॉयलर की मैक्सिमम डायमीटर पूछा है, ठीक ना, तो बॉयलर की मैक्सिमम डायमीटर कितनी होगी, जो दोनों में से मिनिमम वाली आई होगी, यानी कि 192 सेंटीमीटर, हेंस डी इक्वल टू क्या हो गया, 192। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है दिमाग में कि सर मैक्सिमम डायमीटर की बात कर रहे हैं तो क्यों d इक्वल टू 216 नहीं लिए हैं, ठीक है ना, क्यों हम 192 ले रहे हैं, हम क्यों 216 नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये 216 वाली वैल्यू जो है वो आपके सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पे तो वेरीफाई कर जाएगी, ठीक है, कंडीशन। लेकिन जब इस लॉन्गिट्यूडनल वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे d इक्वल टू 216 यहाँ पे, इस वाले में जब d इक्वल टू 216 हम पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे सिग्मा 2 की, ठीक है, तो वो 120 से ज्यादा आ जाएगा और हमारा वहां पे क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। 120 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता सिग्मा 2 की वैल्यू, ठीक है, लेकिन d इक्वल टू 216 पे सिग्मा 2 की वैल्यू 120 से ज्यादा है, तो वो उस कंडीशन में हमारे इस वाले जॉइंट पे क्या होगा, फेल हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, वो फेल हो जाना उसको, ठीक है। इसलिए हम दोनों की कंडीशन से अपनी डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, और दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आई रहेगी वही हमारे बॉयलर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही हमारे बॉयलर के लिए मैक्सिमम डायमीटर का के लिए आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर d इक्वल टू 192 सेंटीमीटर, ठीक।